हरि ओम सुप्रभातम्। अद्य वयं शास्त्रे द्वितीयवर्षे साहित्यप्रथमपत्रे साहित्यदर्पणस्य षष्ठपरिच्छेदे गद्यकाव्यस्य किञ्चित् अध्ययनं करिष्यामः। अत्र गद्यस्य लक्षणम् आचार्यविश्वनाथेन एवमुक्तं। वृत्तगन्धोज्झितं गद्यं, वृत्तगन्धोज्झितं गद्यं यत्र छन्दोबद्धरचना नैव भवति। छन्दस्सु निबद्धा या रचना न भवति सा रचना गद्यरचना कथ्यते, गद्यकाव्यं कथ्यते। वृत्तगन्धोज्झितं गद्यम्। एतस्य गद्यकाव्यस्य नाम एतद् गद्यम् एवं वक्तव्यम्। एतद् गद्यं चतुर्विधं भवति। मुक्तकं, वृत्तगंधि, उत्कलिकाप्रायं, चूर्णकम, एतत् चतुर्विधम। तो जो काव्य और छंदोबद्ध रचना नहीं है उसे गद्य काव्य कहेंगे। छंदोमय रचना नहीं है उसे गद्य काव्य कहेंगे। इस गद्य के चार भेद होते हैं: मुक्तक, वृत्तगंधि, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। इनके अगर लक्षण देखें तो मुक्तक कहेंगे आद्यम समास रहितम, जहाँ पर बिल्कुल भी समास नहीं है ऐसे गद्य को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? मुक्तक। और वृत्तगंधि कहेंगे वृत्त भाग युतम परम, जिस गद्य में और कहीं कहीं बीच बीच में ऐसा लगे जैसे कोई छंद का एक भाग हो, किसी श्लोक का कोई चरण इत्यादि, ऐसी प्रतीति जहाँ होती है उसे दूसरा कहेंगे वृत्तगंधि। और तीसरा जो प्रकार है उत्कलिका प्राय, उसे कहेंगे दीर्घ समासाढ़्यम, अन्य दीर्घ समासाढ़्यम। ने जो बड़े बड़े और समासों से युक्त रचना है गद्य रचना, उसे कहेंगे उत्कलिका प्राय। और जो चौथा है चूर्णक, ये चूर्णक कहेंगे अल्प समासकम तुर्यम, अर्थात चतुर्थम च अल्प समासकम, बिल्कुल थोड़े थोड़े समास वाला, छोटे समास वाला, इसे चूर्णक कहेंगे। उदाहरण देखें तो मुक्तक का उदाहरण है गुरुर्वचसी पृथुरुरसी। वचसी गुरु हो, उरस्य पृथु हो। जो वचन में तो गौरवशाली है, जिसके वचन बड़े ही गौरव युक्त हैं, और उरस्य पृथु और वक्षस्थल जिसका विशाल है, यहाँ पर किसी प्रकार का समास नहीं है। वृत्तगंधि, जहाँ पर ऐसा लगे कि वृत्त का भाग किसी छंद का भाग आ रहा है, जैसे उदाहरण दिया आचार्य विश्वनाथ की ही रचना से लिया गया है ये। समर कंडूल निविड भुजदंड कुंडलीकृत कोदंड संजनी टंकारोजागरित वैरी नगर इत्यादि। इसमें जो बीच में आता है कुंडलीकृत कोदंड, ये लगता है जैसे कि अनुष्टुप छंद का एक चरण यहाँ पर बोल दिया गया हो बीच में, तो इसे कहेंगे वृत्तगंधि। और तीसरा है उत्कलिका प्राय। उत्कलिका प्राय क्या कहा था कि दीर्घ समासाढ़्यम, जहाँ पर और बड़े बड़े समास हों। उदाहरण जैसे इनका स्वयं आचार्य विश्वनाथ का ही है, जो कि प्राकृत में है, और उसकी संस्कृत छाया इस प्रकार है: अनिश विस्मर निशित शर विसर विदलित समर परिगत प्रवर परबल। ऐसे ही आगे भी इत्यादि जो है बड़े बड़े समासों वाला जो गद्य है वह कहा जाता है चूर्णक, नहीं उत्कलिका प्राय। ठीक है, बड़े समासों वाला उत्कलिका प्राय है। और चूर्णक कहेंगे जो अल्प समास वाला है, बहुत कम समास रहते हैं जहाँ, जैसे कि आचार्य विश्वनाथ की रचना से लिया गया है। चूर्णकम यथा मम, स्वयं कहते हैं वो: गुण रत्न सागर जगद एक नागर कामिनी मदन जनरंजन। तो गुणा एव रत्नानि तेषां सागरः तत्सम्बुद्धौ हे गुण रत्न सागर। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है, छोटा सा समास है, जो गुण रूपी रत्नों के सागर हैं। जगद एक नागर, जगति एकश्चासो नागर है, एक नागर कर्मधारय समास है, जो संसार में एकमात्र चतुर या सुंदर है। कामिनी मदन, यह कामिनी नाम कृते मदन, तो यहाँ पर जो स्त्रियों के लिए जो मदन कामदेव के सदृश है। जनरंजन, जनान रंजयती इति जनरंजन, उपपद समास है, तो जो और लोगों को प्रसन्न करता है वो जनरंजन। ऐसा हे जनरंजन संबोधन है, हे जन रंजन।
तो छोटे छोटे समास हैं, ये चूर्णक का उदाहरण होता है। इस गद्य काव्य के अन्य भेद भी होते हैं। पहला है कथा और दूसरा है आख्यायिका। यही विशेष रूप से ये दो भेद ही इसके माने जाते हैं। इसमें कथा का जो लक्षण है, कथायाम सरसम वस्तु गद्दीरेव विनिर्मितम क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद वक्त्रापवक्त्रके आदौ पद्येर नमस्कारः खलादिर्वृत्त कीर्तनम। लक्षण क्या बताया इस कथा का, गद्य काव्य का, कि कथा में जो वस्तु यानी कथानक आएगा, तो वृत्त आएगा, वो सरसम रसपूर्ण आनंद युक्त रहेगा या रसयुक्त रहेगा। और गद्दीरेव विनिर्मितम, गद्य से रचना होगी, लेकिन क्वचिदत्र भवेदार्या, कहीं पर आर्या छंद का प्रयोग होगा, क्वचिद वक्त्रापवक्त्र के, कहीं पर वक्त्र और अपवक्त्र छंदों का भी प्रयोग होगा। आदौ प्रारंभ में पद्येर नमस्कारः, पद्यों में इन्हें छंदमयी रचना में यहाँ पर नमस्कार किया जाएगा। और खलादिर वृत्त कीर्तनम, खल आदि, आदि से सज्जन भी हो गए, सज्जन या दुष्ट जो खल हैं, और उनके वृत्त यानी चरित्र का यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। तो ये कथा का लक्षण हुआ। और उदाहरण के रूप में जो महाकवि बाणभट्ट हैं, उनकी रचना कादम्बरी ये कथा के रूप में मानी जाती है। तो कादम्बरी जैसे जो ग्रंथ हैं ये कथा के उदाहरण हैं। दूसरा जो भेद है गद्य काव्य का, वो है आख्यायिका। तो आख्यायिका का लक्षण देखें। आख्यायिका कथावत् स्यात् कवेर वंशानुकीर्तनम अस्यामन्य कवीनां च वृत्तम पद्यम क्वचित क्वचित कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति बध्यते आर्यावक्त्रापवक्त्राणां छंदसा येन किंचित अन्यापदेशेन आश्वास मुखे भाव्यर्थ सूचनम। आख्यायिका का लक्षण है कि कथावत् स्यात्, कथा के समान ही आख्यायिका भी होगी, लेकिन यहाँ पर कवीर वंशानुकीर्तनम, कवि के वंश का यहाँ पर प्रारंभ में वर्णन रहेगा। अस्याम अन्य कवीनाम च वृत्तम, और अन्य कवियों का वृत्त यानी चरित्र भी यहाँ पर वर्णित हो सकता है। पद्यम क्वचित क्वचित, और मध्य मध्य में बीच बीच में यहाँ पर पद्यों का निबंधन भी किया जा सकता है। कथांशानाम व्यवच्छेद, हर कथांशों का जब व्यवच्छेद जो भाग होगा उसे आश्वास नाम से जाना जाएगा। प्रथमाश्वास, द्वितीय आश्वास, इस प्रकार से। और कहते आर्या वक्त्रापवक्त्राणाम छंदसा येन केनचित, आर्या छंद से, वक्त्र छंद से या अपवक्त्र, इनमें अपवक्त्र छंद से, इनमें से किसी एक छंद से, अन्यापदेशेन, अन्य किसी के बहाने से, आश्वास मुखे, आश्वास के आरंभ में, भाव्यर्थ सूचनम, आगे आने वाली जो कथा है, कथानक है, घटना है, उसकी सूचना की जाएगी। ये हुआ आपका आख्यायिका गद्य काव्य का लक्षण। उदाहरण के रूप में महाकवि बाणभट्ट की ही रचना जो हर्षचरितम है, यह आख्यायिका के अंतर्गत आती है। अपि त्वनियमो दृष्टस्तत्राप्यन्यरुदीर्णात्, और कहते हैं ऐसा यहाँ भी होता है कि अन्य भी किसी कवि का वर्णन कर देता है। तो अन्य आचार्य कहते हैं कि ये दन्नी ने कहा था कि अपित त्वनियमो दृष्ट सत्राप्यन्यरुदीर्णात्, यानी अन्य भी कवि के चरित्र का वर्णन कर सकते हैं। इस दंड्याचार्य वचनात्, दंडी आचार्य दंडी का मत यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और कुछ केचित आख्यायिका नायकेन निबद्धव्या इत्याहु, कुछ लोग कहते हैं कि आख्यायिका का जो निबंधन है, जो रचना है, वो नायक के द्वारा ही की जानी चाहिए, नायक ही स्वयं उसका वर्णन करे। तो ये ठीक तदयुक्तम, आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वह उचित नहीं है। आख्यानादयश्च कथाख्यायिकयोरेवांतर्भावान्न पृथगुक्ता। अच्छा, ये दो भेद बता दिए, कथा और आख्यायिका। इसके अतिरिक्त जो आख्यान आदि होते हैं वो कथा और आख्यायिका में ही उनका अंतर्भाव हो जाता है, अंतर्भूत हो जाते हैं, इसलिए पृथक न उक्ता, न पृथगुक्ता, अलग से उनका यहाँ पर परिगणन नहीं किया गया, नहीं गिना गया उन्हें। यदुक्तम दंडी ने, जैसे दंडी ने स्वयं ही कहा है काव्यादर्श में कि अत्रैवांतर भविष्यन्ति शेषाश्चाख्यान जातयः, और जो शेषाख्यान इत्यादि जो भेद हैं वो इन्हीं के मध्य में अंतर्भूत हो जाएंगे। ईशाम उदाहरणम, इनका जैसे उदाहरण है पंचतंत्र आदि, आख्यान का उदाहरण हो गया पंचतंत्र। अच्छा, ये तो आपका पद्य काव्य पहले बता दिया गया, गद्य काव्य बता दिया गया। एक और काव्य होता है, उसे कहते हैं चंपू काव्य। तो पद्य, गद्य और चंपू। पद्य छंदोबद्ध मयम पद्यम
छंदोबद्ध पदम पद्यम, जो छंदों में रचना उसे पद्य कहते हैं, और जो वृत्तगंधोज्जितम गद्यम, जो छंदों की रचना से यानी जो छंदोबद्ध नहीं है उसे गद्य कहेंगे। और तीसरा है चंपू। चंपू का लक्षण है कि गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य विधीयते, जो गद्य और पद्य दोनों में समान रूप से जिसकी रचना की जाती है उसे चंपू कहा जाता है। जैसे देश राजचरितम, नृसिंह चंपू, अगले वर्ष आप फाइनल में पढ़ेंगे नृसिंह चंपू। तो इस प्रकार से ये चंपू काव्य होता है। एक विरुद्ध भी होता है, गद्य पद्यमयी राजस्तुति ही विरुद्ध मुच्यते। यदि किसी राजा की स्तुति गद्य और पद्य दोनों में की जाती है तो उसे विरुद्ध कहेंगे। उदाहरण है यथा विरुद्ध मणिमाला, करम्भकम, करम्भक एक और है इसका काव्य में, गद्य में, कि करम्भकम तो भाषाभिर्विविधाभिर्विनिर्मितम्, ये गद्य में नहीं है, अलग से, कि करम्भकम तो भाषाभिर्विविधाभिर्विनिर्मितम्, विविधाभिः भाषाभिः विनिर्मितम् करम्भकम कथ्यते। कहते अनेक भाषाओं में जिसकी रचना की जाएगी उसे करम्भक कहेंगे। जैसे स्वयं आचार्य विश्वनाथ कहते 16 भाषामयी प्रशस्त रत्नावली, 16 भाषाओं में जिसकी रचना की गई है वह प्रशस्त रत्नावली करम्भक का उदाहरण है। तो इतना आज पर्याप्त है, इसको आप लोग तैयार करें। आज षष्ठ परिच्छेद आपका पूरा होता है।